Deals, investments, collaborations, this is where they happen. But who's actually leading the conversation? The Prime Minister himself is sitting down with industry leaders, shaping global policies and partnerships. PM is involved. So we're talking about setting global standards, shaping the future of the industry. Wow. Exactly. Global leaders, tech giants, creators, and investors. Everyone who is shaping the future of media is coming together. But what else is happening? From AI-driven storytelling, virtual production, and next-gen content creation. All of it together on one global stage for the world to witness. इतना कुछ बदल रहा है, लेकिन ये सब क्या क्रिएटर्स के लिए सच में मतलब रखता है? Really, nine platforms, better collaborations, a global audience. It's about breaking boundaries and taking creativity to places we never imagined. So this isn't just another event. This is where industries actually transform. Exactly. This is where ideas become reality. The biggest stage. तो हमारे साथ विशेष मेहमान जो हैं वो भी इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ संजय खेमेसरा जी हैं, अध्यक्ष हैं आसिफा इंडिया के। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले संजय जी यही कि अब वक्त बहुत कम है, अब बहुत कम वक्त बचा है और इंतज़ार की घड़ियां जो है वो अब कुछ दिनों में ख़त्म होने जा रही हैं। कितना बड़ा मंच, जिसको ये कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है क्रिएटिव मंच एक तरीके से तैयार हो रहा है। ये एक वेव्स, एक ऐसा मूवमेंट चालू हुआ है हिंदुस्तान में जो एक निश्चित तौर पे क्रांति क्रिएट कर रहा है। और ये मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में दुनिया भर में एक बहुत ही अद्भुत पहल है। और इस पहल के माध्यम से न सिर्फ इस क्षेत्र की विभिन्न विधाओं से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे, बट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिंदुस्तान का जो सेक्टर है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने की इसके माध्यम से तैयारी है। और जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है तो आप समझ सकते हैं कि आज बॉलीवुड से लेकर के सारे टेक्निकल सेगमेंट के लोग लगातार इस क्षेत्र की तरफ इस मंच के माध्यम से देख रहे हैं और दुनिया भर के लोग हमारे साथ जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और इतने एक से एक वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आयोजन निश्चित ही अबोपार होगा। और ये दावोस की रेंज में मतलब दुनिया का एक अद्भुत आयोजन रहेगा। संजय जी, एक चीज और, इस पूरे आयोजनों की रूपरेखा को अगर देखें, यहाँ तक की जो यात्रा रही है किस तरीके की रही? देखिए सर, पिछले 10 महीनों से इस क्षेत्र में लगातार विभिन्न इनपुट्स गवर्नमेंट्स की तरफ से दिए गए। ये शुरुआत तो और 2022 से ही इस क्षेत्र में नींव पड़ी थी, जब टास्क फोर्स एबीजीसी में भी एक गठित की थी सरकार ने, बजट के माध्यम से उसको लोगों तक पहुंचाया। फिर एक टास्क फोर्स के माध्यम से तकनीकी क्षेत्र के अंदर काफी कार्य शुरू हुए और उसके बाद डिलिब्रेशंस हुए, अलग अलग टॉक्स हुए। 2023 में काफी सारी एक्टिविटीज इसके संदर्भ में हुई। उसी को लेकर 2024 में जुलाई में एक बड़ा आयोजन कर्टन रेजर का किया गया। तो पहले इसका प्लान था इफी गोवा में करने का, उसको फिर दिल्ली में भारत मंडपम में शिफ्ट किया गया और उसके बाद ये प्लान मुंबई में हुआ, क्योंकि मुंबई एक हमारी बिजनेस राजधानी भी है और क्षेत्र के सबसे ज्यादा बड़े महारथी अधिकतम वहीं मिलते हैं। तो एक ऑब्वियस है कि मुंबई सबसे शानदार लोकेशन है। और शुरुआत जो हुई 22 के लगभग क्रिएट इन इंडिया के चैलेंजेस से हुई है और धीरे धीरे उसमें नए नए चैलेंजेस जोड़ते गए। तो अभी आप देखेंगे कि क्रिएट इन इंडिया जो मूवमेंट एक मेक इन इंडिया टच पे हुआ है, उसमें 32 डिफरेंट जिसमें लोगों ने अपने अपने कार्य सबमिट किए हैं और 1 लाख से ज्यादा प्रविष्टियां इसमें इंडस्ट्री को प्राप्त हुई है। और अपने आप में एक बहुत ही अनूठी चीज है कि आज पूरे देश के सभी क्षेत्रों से लोग इसमें समाहित हुए हैं
और करीब करीब 3 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, जिसमें से 1 लाख से अधिक लोगों ने अपना कार्य सबमिट किया है। और वो सारे जो लोग हैं, प्रतिभागी हैं, वो फाइनलिस्ट के तौर पे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए हैं। तो सरकार हर तरीके से इस क्षेत्र की हर विधा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तो कोई कसर इस क्षेत्र की अलग अलग विधाओं को जोड़ने में नहीं छोड़ी। सारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से विभिन्न एसोसिएशन जो अलग अलग क्षेत्र की है, चाहे वो फिक्की हो, सीआई हो, चाहे वो कोई भी इस एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, AR VR, रेडियो, कम्युनिटी से जुड़ा रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग, है ना, हर क्षेत्र के, टेलीविजन, आपके दूरदर्शन के अंदर कई चैलेंज चल रहे हैं, तो हर विधा को इसमें समाहित किया है। बिल्कुल। अंशुमान प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बने रहिएगा। संजय जी आप हमारे साथ। अंशुमान जी का रुख करते हैं, जूरी मेंबर थे इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक वेव्स की अगर बात की जाए तो। अंशुमान जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। अंशुमान जी, आपका अनुभव सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे हम कि शुरुआत से आप जुड़े रहे इस पूरी वेव समिट से, और अब लगभग वक्त बहुत कम बचा हुआ है। ये बताइए कि भारत का टैलेंट, भारत की क्रिएटिविटी किस तरीके से उसको मंच मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अंशुमान जी का रुख करेंगे, जो लगातार इस वेव। हमारे इंडियन आर्टिस्ट एक अपनी पहचान बना पाए। एंट्रीज की अगर मैं बात करूं, दुनिया भर की एंट्रीज आई थी। इंडियन आर्टिस्ट में भी अगर हम बात करें, इंडिया के हर कोने से मुझे अवसर मिला था इन बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट के गाने सुनने का, इनकी क्रिएटिविटी परखने का। असम हो या तमिलनाडु हो या जम्मू हो या गुजरात हो, हर जगह से आर्टिस्ट को हम देखने का हमें अवसर मिला। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, इंडियन आर्टिस्ट एकदम कम नहीं है वेस्टर्न आर्टिस्ट से आज के डेट पे। अगर हम बात करें जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक को कैसे इन्होंने, जो EDM जॉनरा है, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, उनमें इन आर्टिस्ट ने कैसे बेहतरीन रूप से इंटीग्रेट करा है, ताकि एक अपनी भारत की पहचान, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स रहे हैं, जो हमारी साउंड रही है, उनको एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये आगे लेके आए हैं। बिल्कुल। मुंजाल श्राव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिक्की की अगर बात की जाए तो फिक्की की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस पूरे आयोजनों में देखा जाए तो एक वेव्स बाजार भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और इसके अलावा मुंजाल जी बहुत शुरुआती दौर से ही वेव्स के अलग अलग सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में सर। सबसे पहले तो यही कि इंडस्ट्री के लिहाज से अगर इसको समझें, भारत की इंडस्ट्री को किस तरीके से अलग अलग कोने कोने से टैलेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और भारत का टैलेंट को किस तरीके से प्लेटफॉर्म मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, आई थिंक ये जो वेव्स का जो प्लेटफॉर्म है, और ख़ास करके क्रिएट इंडिया जो चैलेंज है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इनफैक्ट ये आइडिया का एक्चुअली सीड रखा गया था जब हम काम कर रहे थे नेशनल AVGC XR पॉलिसी पे। इनफैक्ट तभी मैंने ये सब प्रपोज किया था कि क्रिएट इन इंडिया शुड बी आवर ब्रांड अंडर विच द एंटायर सारा मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पोजिशनिंग रहना चाहिए। तो ये एक आमंत्रण है पूरे विश्व को कि इंडिया में आके इंडिया के साथ कंटेंट क्रिएट करे फॉर द ग्लोबल मार्केट। एंड आई थिंक इसको एक अलग ही स्तर पे वेव्स के माध्यम से लेके जा रहा है, जो कि आज हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 27 चैलेंजेस है, क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस अलग अलग है, जैसे कि फ्रॉम बैंड मैशअप्स है, पोस्टर कॉम्पिटिशन है, एनिमे चैलेंज है, एनिमेशन चैलेंजेस है, बहुत सारी अलग अलग आप देखिए। तो इन अ वे ये एक शोकेश है फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रिएटिव टैलेंट इन इंडिया। अभी जैसे कि फिक्की ने एक नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप में एक ट्रेलर मेकिंग चैलेंज किया है, जिसमें हमने जो बडिंग टैलेंट है उनको हमने कहा कि आप पॉपुलर नेटफ्लिक्स के शोज है, जैसे कि हीरा मंडी हो गया, किलर सूप हो गया, इनके हमने उनको फुटेजेस प्रोवाइड किए और इनको बोला कि आप आपके हिसाब से इस ट्रेलर को री इमेजिन करिए। एंड सिंस आई वाज ऑन द ग्रैंड जूरी, आई एम टेलिंग यू, वी हैड अ लॉट ऑफ चैलेंज टू सिलेक्ट द विनर, बिकॉज इतनी शानदार एंट्रीज आई है कि हम ऑनेस्टली इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन कि दीज आर
tailors have been cut by, talent which is probably not even a year or two in the business. माने जो लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म नजर आ रही है, माने अगर किसी ने मुझे नहीं बताया होता कि ये एक्चुअली स्टूडेंट्स कर रहे हैं या बडिंग टैलेंट कर रही है, तो आई वुड हैव थॉट इट्स जस्ट like world class talent or any someone who's been cutting promos for at least 10-15 years. तो ये लेवल की टैलेंट को एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म मिल रहा है टू शोकेस द टैलेंट. और अभी जो एंट्री सिलेक्ट हुई है, इनकी जो ग्रैंड प्राइजेस अनाउंस होंगे उसमें से 3 फाइनलिस्ट अनाउंस होंगे. आई थिंक इनके लिए ना जो इनको विजिबिलिटी मिलेगी और जो रिकॉग्निशन मिलेगी वो एक अलग लेवल की होगी. एंड आई थिंक विद एवरी चैलेंज, विद एवरी क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, आई थिंक ये क्या होगा कि जो भी इसका विनर है वो उसकी करियर को एक जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है. एंड ये जैसे अभी ये इस बार हम जैसे वेव्स देख रहे हैं, तो दिस इज द फर्स्ट ईयर. आई थिंक नेक्स्ट ईयर यू विल सी दैट माय एक्सपेक्टेशन दैट दिस विल बिकम 2x in terms of number of entries, in terms of the visibility, because ये एक अलग लेवल पे चीज जा रही है. मुजाल जी, तो एक चीज और यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्रिएटिव इकोनॉमी की अगर बात करूं, ये भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखें तो आने वाले समय में कितना इंपॉर्टेंट होगा? आई थिंक इट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक क्रिएटिव इकोनॉमी पे फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली क्रिएटर्स पे. आई थिंक जो अभी हम AI का जो दौर जो चल रहा है उसमें मेरा मानना है कि क्रिएटिविटी पे बहुत बड़ा प्रीमियम रहने वाला है, ओरिजिनलिटी पे बहुत बड़ा प्रीमियम रहने वाला है. तो कहीं ना कहीं फोकस हमेशा यही रहेगा कि कौन एक ओरिजिनल आइडिया, ओरिजिनल स्क्रिप्ट, ओरिजिनल पीस ऑफ म्यूजिक क्रिएट करके ला रहा है. बिकॉज आई थिंक व्हाट विल हैपन दैट लोग इस हमेशा ये देखना चाहिए कोई फ्रेश चीज क्या आ रही है, जी. तो ये, और दूसरा क्या है कि ऑब्वियसली टैलेंट हमारे पास बहुत है इंडिया में, तो हमारे आर्टिस्ट को मौका डेफिनेटली मिलेगा कि वो कुछ नई चीज़ लेके आए. और जैसे अंशुमन पहले बता रहे थे इन टर्म्स ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, तो काफ़ी ऐसे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका कभी भी वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोजर उनको मिला नहीं है, राइट. बहुत यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट है तार शनाई, जो आज तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी ग्लोबल चाहे आप फिल्म ले लो या OTT सीरीज ले लो, उसमें कभी किसी ने यूज किया है. और ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स है. तो आई थिंक ये एक बहुत नई चीज जो दुनिया को देखने को मिलेगी. एंड आई थिंक क्रिएट इन इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है और वेव्स का जो प्लेटफॉर्म है, ये एक बेहतर शोकेस प्लेटफॉर्म बनेगा जी, फॉर द एंटायर इंडस्ट्री एंड फॉर आवर एंटायर इंडस्ट्री. आई फील बिल्कुल. सर बने रहिएगा मेरे साथ, मैं रुक करूंगा सर आपका. अभी कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुक करूंगा, लेकिन फिलहाल हमारी सहयोगी मुंबई से श्यामा मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं. श्यामा, आप क्रिएटिव इंडिया की विभिन्न चुनौतियों को कवर कर रही हैं, किस तरीके का उत्साह प्रतिभागियों में आपने वहां देखा है? चलिए श्यामा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए श्यामा का रुख करेंगे. संजय खेमेसरा जी हमारे साथ मौजूद हैं. संजय जी, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर मैं देखूं, मध्य प्रदेश में कई लोगों को हमने पार्टिसिपेट करते हुए देखा, फाइनलिस्ट भी मध्य प्रदेश से देखे हैं. छतरपुर जैसी जगह पे जो एक प्रतिभागी हैं उनको मौका मिला, वो फाइनलिस्ट में पहुंची हैं. ऐसे कई और फाइनलिस्ट हमारे पास रहे हैं. कॉमिक के क्षेत्र में बात की जाए तो कई अच्छे काम करते हुए प्रतिभागी जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं. ये खासकर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, सुदूर अंचलों की बात की जाए, उन प्रतिभागियों के लिए कितना बड़ा मंच आप देख पाए? देखिए, यही वेव्स की जो खूबी है वो ये है कि ये इंक्लूसिवनेस पे काम हुआ है इसमें, क्योंकि सारी जो संस्थाएं काम कर रही है वो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ी है. तो ग्रामीण और अंचल जो अलग अलग है, तो सिर्फ अर्बन से ही नहीं, छोटे छोटे कस्बों से इसमें रिस्पांस आया है. जैसे हमारा जो अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस वाला एक चैलेंज है आसिफा इंडिया का, उसमें हमें 100 से ज्यादा शहरों से, मध्य प्रदेश के तो आदिवासी क्षेत्रों से भी रिस्पांस आया है. तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इस आयोजन की, कि इस आयोजन में इतने लाखों लोगों ने इंक्लूसिवली पार्टिसिपेट किया है. और ये संख्या, जैसे मुंजाल जी बोल रहे हैं, ये निरंतर यहाँ से मल्टीप्लाई होने वाली है. तो ये एक निश्चित तौर पे
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद यदि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की वेव जो एक इस माध्यम से वेव्स 25 के माध्यम से जी शुरू होगी, ये बिल्कुल निश्चित दिख रहा है कि आज जो हिंदुस्तान में प्रतिभा है, क्योंकि ये जो कहानी कहना और ये सारी जो कला है, ये हमारे शुरुआती दौर से है। और आज हिंदुस्तान का विश्व भर में इस चीज में नाम है कि हमारा हेरिटेज भी है, हमारे पास कल्चर है, हमारे पास हर वो चीज है जो हमें इस क्षेत्र के सबसे ऊंचे पायदान पे पहुंचा सकती है। और ये जो एफर्ट्स हैं और जो गांव और कस्बों तक पहुंच है इस चीज की, और आज आप देखेंगे बिल्कुल। कि मीडिया का जो उपयोग है वो जितना तेजी से बढ़ा है, 6-6 घंटे से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो उसको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिएगा संजय जी हमारे साथ में। श्यामा हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुंबई से हमारी सहयोगी हैं, लंबे समय से इस वेव्स को बहुत करीब से देख रही हैं, कवर कर रही हैं। श्यामा, क्रिएट इन इंडिया की अगर बात की जाए तो उसकी विभिन्न चुनौतियों को आपने बहुत करीब से देखा है। प्रतिभागियों में किस तरह का उत्साह आपको देखने को मिला? जी देखिए आदित्य, हमने जो ये विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं क्रिएट इन इंडिया के तहत, अगर आप बात कर लें तो 32 यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स हैं, जो कि शुरुआत हुई थी 28 चैलेंजेस से, अब वो बढ़कर 32 हो गई। तो विभिन्न हर क्षेत्र आप देख लीजिए जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, रेडियो की बात कर लीजिए, गेमिंग, म्यूजिक, मूवी मेकिंग, फिल्म मेकिंग, ये सभी जो सेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड हमने चुनौतियां देखी। और कई सारे चुनौतियों के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, फाइनलिस्ट्स हैं, उनसे भी हमने बात की। काफी एक्साइटेड हैं सभी पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि एक तो उन्हें बहुत बड़ा मंच मिलने वाला है अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, साथ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें ये मिलेगा कि आगे जाके उनके पास में जो बायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हें इम्प्रेस करने का एक मौका मिल रहा है उन्हें। और आगे जाने के साथ ही आगे जाते समय उनके पास ये एक चुनौती, एक उनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अपना वो जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर कर सके। क्योंकि हम सुन रहे थे, आपके गेस्ट्स भी बात कर रहे थे कि काफी ज्यादा यहाँ पे कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज होंगे इन पार्टिसिपेंट्स के पास में, क्योंकि एक तो सबसे पहले ये टैलेंटेड हैं, भारत को एक टैलेंट उभारने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। एक अम्ब्रेला है यहाँ पर, जहाँ पर कई सारे जो विभिन्न क्षेत्र है वहाँ के टैलेंट यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये टैलेंट्स को और आगे जाने का एक मौका मिल रहा है। पार्टिसिपेंट्स की बात कर लें तो हमने कुछ दिन पहले कॉमिक क्रिएटर चैंपियनशिप जो है उसमें से मुंबई के एक कॉमिक क्रिएटर चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट से बात की। वो लगातार 10 साल से इसमें काम कर रहे हैं और अब जाके वो कहते हैं कि वेव्स के तहत उन्हें ब्रेक थ्रू मिला है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी है, एक न सिर्फ अमेचर्स के लिए बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए भी। हमने कल जो एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज है उनके पार्टिसिपेंट्स से भी बात की, उनसे भी हमने समझा कि एक तरीके से यहाँ पे लाइव एक्शन जो मूवीज बनती है भारत में, उसके लिए काफी जगह है, लेकिन एनिमेशन के लिए उतना जगह नहीं है। वेव्स ऐसा जगह है जहां पर बायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सामने आएंगे और जो हम मेन स्ट्रीम में मूवीज नहीं देखते हैं, जो फिल्म फेस्टिवल्स में देखें या कई और जगह पर देखें, वैसे एनिमेशन मूवीज को भी यहाँ पर जगह मिल रही है। ईडीएम को जगह मिला है। साथ ही जो कॉमिक्स हम बात कर रहे हैं, आप और हम बुक्स बहुत पहले पढ़ते थे, कॉमिक्स की बुक्स बहुत पहले पढ़ते थे, अब हमने पढ़ना छोड़ दिया, तो वो एक कम बैक कर रहा है। तो ओवरऑल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे जो ब्रांचेस है उन्हें यहाँ पर मौका मिल रहा है एक तरीके से रिवाइव होने का, और साथ ही टैलेंट पूल भारत का एक तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सके, वो इस वेव्स की पहल है यहाँ पर। बिल्कुल, बने रहिएगा। श्यामा हमारे साथ, चैतन्य चंचलकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आयोजक हैं यंग फिल्म मेकर चैलेंज जो वेव्स में हो रहा है उसके। चैतन्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि भारत में फिल्मों के लिहाज से अगर देखें और कंटेंट के लिहाज से देखें तो भारत का कंटेंट कई वर्षों से, सदियों से जो है बहुत रिच माना गया है, और अब जब नया टैलेंट निकल कर आ रहा है, यंग फिल्म मेकर्स जो निकल कर आ रहे हैं, वो भारत के इस विरासत को किस तरीके से आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, जब आपने पूरे वेव्स की अब तक की यात्रा में देखा है लोगों को? थैंक यू सो मच। तो हमने करीबन 80 शहरों से कॉन्टेस्टेंट्स आए हैं, इंडिया के शहर, गांव, करीबन 25-26 लैंग्वेजेस में फिल्में आई हैं। हमने एक बहुत सिंपल थीम दिया था उनको, 60 सेकंड फिल्म बनानी थी,
ऑन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी। अब इस जो रिलेटिवली वेग टर्म है उसको अलग अलग तरह से कैसे बच्चों ने इंटरप्रेट किया है। सो फ्रॉम 12 से लेके 19 की उम्र में दो ग्रुप्स है, जूनियर सीनियर है, और उस हिसाब से अगर आप देख ले तो कुछ जो जूनियर सेक्शन की फिल्में हैं बहुत ही मैच्योरिटी से उन्होंने ये जो थीम है उसको प्रस्तुत किया है, जो हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग था। तो क्लियरली बच्चे सब पूरी दुनिया भर का कंटेंट देख रहे हैं, पूरे सिर्फ भारत नहीं बट दूसरे कंट्रीज का भी कंटेंट देख रहे हैं, और इनसे उनको इंस्पिरेशन मिलती है कि ये जो आइडिया है, ये जो थीम है, ये हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट करें, ये हम कैसे पिक्चराइज करें। तो अब ये जो उन्होंने अटेम्प्ट किया है, ये जो उन्होंने शुरुआत की है, हमारा गोल ये रहेगा कि उनको इंस्पायर करें कि ये करते रहें, कंटिन्यूसली कीप डूइंग इट। सो फिल्म ये चीज है कि आप जितना करेंगे उतना आप बेटर होते जाएंगे। अलग अलग आइडियाज, अलग अलग थीम्स से आप कंटिन्यू करते रहिए जी। जब ये होगा तब ये बाय द टाइम दे हिट, जब 12th ग्रेड इनका हो जाएगा तब इन्होंने काफी सारे शॉर्ट फिल्मों में खुद से काम किया होगा या खुद बनाई होगी, फिर वो अच्छे, दे आर रेडी टू बी अ गुड फिल्म स्टूडेंट इन हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। अब ये जब स्टूडेंट फिल्म स्कूल में या दूसरे मीडिया कॉलेजेस में जाएंगे तो इनका जो एलिवेशन होगा वो और ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो ये दिस इज व्हाट रियली वी आर वेटिंग फॉर, कि ये जो करंट जो 12 to 18 का एज ग्रुप है, जब ये हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन करेंगे तो ये हमारे कंटेंट को बहुत अलग लेवल पे लेके जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ सर। मुंजल श्राफ जी हमारे साथ बने हुए हैं, चेयरमैन फिक्की AVGC XR फोरम है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि अब तक हमने फिल्म बाजार देखे, तमाम फिल्म फेस्टिवल्स में जाते हैं तो वहाँ फिल्म बाजार देखने को मिलते हैं। वेव्स बाजार क्या है, क्या खास होने वाला है वेव्स बाजार में? तो आई थिंक वेव्स बाजार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो और अन्य मीडिया एंटरटेनमेंट कॉन्फ्रेंसेस से थोड़ा हटके है कि इट मेक्स इट अ कंप्लीट पैकेज। बिकॉज नॉर्मली कॉन्फ्रेंस में आपके सेशंस रहते हैं, बहुत कम इवेंट्स में आपको बाजार कंपाउंड देखने को मिलता है। सो बट आई थिंक अल्टीमेटली यू आर गेटिंग बिजनेस लीडर्स जो आ रहे हैं, तो बिजनेस होना बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक दैट्स वेयर बाजार का जो कंपोनेंट है वो बहुत वाइटल है। जो फिक्की का जो NFDC के साथ मिलके वो बाजार कर रहे हैं, तो वहाँ हम प्लान ये है कि अबाउट 3000 1-on-1 B2B मीटिंग्स विल बी होस्टेड, ठीक है। और इसमें आज के तारीख में ऑलमोस्ट 97 बायर्स है जो कि अलग अलग कंट्रीज से आ रहे हैं, तो अपने आप में दिस इज अ वेरी बिग नंबर। एंड जैसे हम देखेंगे इन सब के अगर हम प्रोफाइल्स देखें बायर्स की, तो ये OTT के बायर्स है, टेलीविजन के बायर्स है, फिल्म्स के बायर्स है। इनफैक्ट दिस टाइम लाइव इवेंट्स के लिए भी बायर्स हमारे वेव्स बाजार में आ रहे हैं। नॉर्मली लाइव इवेंट के बायर्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं। सेकेंडली ऑब्वियसली एनिमेशन के लिए है, ई स्पोर्ट्स के लिए भी बायर्स आ रहे हैं। देन apart from this we also have venture capital funds coming in, तो ये भी एक अलग फैसेट है। तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो बाइंग इकोसिस्टम है। ये बार वेव्स बाजार में देयर इज कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल फैसेट्स ऑफ द मार्केट। तो ये एक नई चीज जो देखने को मिल रही है। एंड ऑब्वियसली जो भी ग्लोबल मेजर्स है, चाहे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, जी हो गया, लायंसगेट हो गया, वार्नर ब्रदर्स हो गया, ये सारे ऑल दीज पीपल आर कमिंग। Even large international players like Fremantle, Banijay ho gaya, and then TV Asahi from Japan is coming, Creative Century from Taiwan, Kazakhstan se, Russia se, Germany se. So overall, if you see, I think this is what is making the जो waves का जो पूरा waves बाजार है, एक complete package हो रहा है। And I think ये एक बहुत unique चीज हो रही है। And I think again, like I'm saying that किसी भी चीज की जब आप ओपनिंग करते हो या शुरुआत करते हो तो कितनी ग्रैंड तरह से आप इसकी ओपनिंग करते हो। तो आई थिंक इसका वेव्स बाजार का जो फर्स्ट एडिशन इटसेल्फ जो है, आई थिंक इट्स ओपनिंग इन अ वेरी ग्रैंड मैनर। एंड फॉर इवेंट्स लाइक दिस, ईयर ऑन ईयर आप इसकी ग्रोथ बढ़ते जाएंगे, आपके पास और ज्यादा बायर्स आएंगे, आपके पास और ज्यादा B2B मीटिंग्स की स्कोप होगी। अगर आप सोचे कि पहले एडिशन में ही अगर हम 3000 B2B मीटिंग्स करा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी चीज है ये।
बिल्कुल You बने know, रहिएगा सर। मैं normally- लौटूंगा सर आपके normally पास। जब- बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं और इसको समझना भी और गहराई से हमें होगा। मैं बिल्कुल लौटूंगा सर आपके पास। चैतन्य जी एक बार आपका रुख करना चाहूंगा सर। सर यहाँ पर एक चीज हमने देखी, दो कैटेगरीज प्रमुख तौर पे दिखाई दी, एक इमेच्योर और एक प्रोफेशनल्स। इन दोनों के बीच का जो एक लकीर है वो भी बहुत पतली दिखाई दे रही है, क्योंकि अब जब दोनों कैटेगरीज के प्रतिभागियों के काम जब हम सामने आ रहे हैं, जो उनका कंटेंट जब सामने आ रहा है, तो वो बता रहा है कि वो लकीर बहुत महीन है और उस महीन लकीर के पीछे एक भाग है और एक दूसरा भाग है। ये भारत के लिए कितने अच्छे संकेत हैं? बहुत अच्छा संकेत है। फिल्मों में तीन चीजें होती है, एक आर्ट क्राफ्ट होता है, एक टेक्नोलॉजी होता है और एक बिजनेस होता है। और जो क्राफ्ट होता है, जो आइडिएशन होता है, उसकी कोई उम्र नहीं होती। आप वो किसी भी उम्र में क्रिएटिव हो सकते हैं, किसी भी उम्र में आपको अच्छा आइडियाज आ सकते हैं। ऑब्वियसली आप जितनी जिंदगी जीते हैं और जितना कंटेंट देखते हैं उतने और आइडियाज आते हैं, बट इनहेरेंट क्रिएटिविटी जो है वो किसी भी उम्र में आ सकती है। जो पढ़ाई में फर्क पड़ता है वो क्राफ्ट में फर्क पड़ता है कि आप कैसे क्राफ्ट को, जो आपका इनहेरेंट आइडिया है, उसके सामने एक मेगाफोन या एक एम्पलीफायर की तरह क्राफ्ट को रखेंगे तो वो बहुत बड़ा हो सकता है, वो बहुत ग्लोबल हो सकता है, नेशनल हो सकता है। तो वो जो क्राफ्ट जो है उसको सीखने में बहुत टाइम लगता है और वो आप एक्चुअली आप जिंदगी भर सीखते रहते हो, बिकॉज वो क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी सब कुछ चेंज होता रहता है। तो ये जो फाइन लाइन है कि आइडिया टू being converted to the final film, this is what gets better when you move from being an amateur to a professional। और ये जो जर्नी है ये फिल्म स्कूल या प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेलरेट करते हैं। तो जो आइडिएशन है, जो जितने हम अपॉर्चुनिटी दे बच्चों को एट यंग एज टू बी क्रिएटिव, टू कम अप विद न्यू आइडियाज, भले एग्जीक्यूशन 50-50 हो, भले एग्जीक्यूशन ओके हो, बट अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए टू कीप बीइंग क्रिएटिव। बिल्कुल। अंशुमन प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन जी, एक चीज और एक भारत में हमने देखा है, खासकर सुदूर अंचलों में हमने देखा है, परिवार बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता है आपकी कला को। अगर आपके अंदर पढ़ाई लिखाई, कुछ प्रोफेशनल्स के अलावा कुछ जो बाकी के अलग कलाएं अगर आपके अंदर हैं, तो कई बार परिवार उसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन इस वेव्स ने पूरे देश में एक अलग माहौल बनाया। हमने अलग अलग प्रतिभागियों से बात की, वो ये कहते थे कि पहले फैमिली बोलती थी कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन आज जो उन्हें पता चल रहा है कि इसका एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और कितना बड़ा मार्केट है। ये इसने खासकर सुदूर अंचलों में, ग्रामीण अंचलों में लोगों की सोच को बदलने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? जरूर। मेरे हिसाब से जब आप आर्टिस्ट को एक इतना बड़ा मंच दे रहे हैं ताकि वो अपने आप को वो एक एस्टैब्लिश कर पाए कि ओके हम कर पा रहे हैं ये सारी चीजें, तो मेरे हिसाब से जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, उनके अंदर एक एश्योरेंस आ जाता है कि ठीक है, मेरा बेटा कुछ कर रहा है। जब हम क्रिएटिविटी की बात करें, इवन चैतन्य सर ने भी अग्री करेंगे कि जब फिल्म मेकिंग की बात करते हैं, काफी पेरेंट्स मना कर देते हैं बच्चों को कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से उनको भी हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी की जो हम बात करें, जो वेव समिट हो रहा है, एक बहुत ही ग्रैंड जेस्चर है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम द एंटायर इंडिया इन जनरल, कि हम कैसे जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट हैं उनको हम कैसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि अपना टैलेंट हम सबको शोकेस कर सकें, और कैसे जो पेरेंट्स हैं वो अभी जाकर जब हम देख पा रहे हैं कि जो फाइनलिस्ट थे चैलेंजेस के जितने भी हैं, उनके पेरेंट्स अब जाके बोल रहे हैं हाँ चलो, मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने कुछ अच्छा किया है। तो मेरे हिसाब से जो अपॉर्चुनिटीज जो हैं, ये अगले साल भी हम देखेंगे। एक और वेव समिट सेकेंड एडिशन जब होगा, तब और ज्यादा हमें ऐसे आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जो और गांव से आ रहे होंगे, एकदम ज्यादा पिछले शहर से आ रहे होंगे। बिल्कुल, मेरे हिसाब से काफी अच्छा एक्सपोजर है। बिल्कुल। श्यामा, एक चीज और जानना चाहेंगे आप, इस पूरे 4 दिन की अगर बात करें, 1 से 4 तारीख तक की अगर बात की जाए, तो कई अलग अलग सत्र होंगे। बहुत बड़ा है जियो कन्वेंशन सेंटर जो तैयार हो रहा है वेव्स के लिए, और पूरे देश भर से प्रतिभागी वहां पहुंच रहे हैं। अलग अलग सत्र होंगे, किस तरीके के वो सत्र होंगे, और जिस तरीके से मुंजाल जी भी बता रहे थे कि B2B मीटिंग्स होंगी, वेव्स बाजार वहां पर देखने को मिलेगा, पैरेलल कई सारी चीजें चलेंगी। ये बताइए कि वो दृश्य किस तरीके का होगा? देखिए आदित्य, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो जियो सेंटर है वो काफी भव्य है
और एक परफेक्ट जगह है जब हम बात करते हैं कि हम इतने बड़े लेवल पर कुछ ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जो कि भारत के M&E इंडस्ट्री का एक नज़ारा बदलने वाला है। बड़ा तो हो गया ये, इसके अलावा अगर हम इसके ग्राउंड फ्लोर की बात कर ले तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा एग्जीबिशन M&E को रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स होंगे उनको रिलेटेड एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी, जहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो विभिन्न सेक्टर्स से, जो क्रॉस सेक्टर्स से हैं, वो आकर देख सकते हैं कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी भारत में है। इवन बाहर की जो कंपनीज हैं वो शोकेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर जो थिएटर है वहाँ पर ग्रैंड ओपनिंग होगा, साथ ही वहाँ पर ग्रैंड ओपनिंग के साथ साथ में कई सारे जो रूम्स हैं, मीटिंग रूम्स हैं, वहाँ पर सेशंस चलेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज हैं वो आएंगे वहाँ पर, और उनके साथ में भी जो भारतीय टैलेंट्स हैं या भारतीय जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो मीटिंग्स करेंगे। साथ ही जो चर्चाएं होंगी कि किस तरीके से टैलेंट का आदान प्रदान करना है, या जो हम कहते हैं कि को प्रोडक्शन की बातें जो होती हैं वो सारी बातें यहाँ पर होंगी। जो ये शॉर्ट लिस्टेड फाइनलिस्ट हैं, कई सारे चैलेंजेस में इनको चांस मिलेगा कि विभिन्न सेशंस में से ये अपने जो प्रतिभा है उसको प्रोजेक्ट के थ्रू या पीस के थ्रू वो प्रेजेंट कर सकें। तो उदाहरण के तौर पे जो EDM की हम बात करते हैं, रेजोनेट द EDM चैलेंज, उसमें ऑडियंस के सामने जो ये 10 प्रतिभाशाली जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने जो पीस के साथ में, जो इंडियन फ्यूजन की बात कर लीजिए, EDM के साथ कनेक्टेड या जो भी वो बना के ला रहे हैं उसके साथ में वो लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। कॉमिक्स की बात कर लें तो जो 10 जो +5 एमेचोर्स एंड प्रोफेशनल्स 5 जो इनके जो काम है उनको जोड़ के टॉप 10 बेस्ट 10 एक बुक बनाया जाएगा, कॉमिक बनाया जाएगा, तो उसका लॉन्चिंग भी हम देखेंगे यहाँ पर। ऐसे में ही कई सारे सेशंस होंगे, बहुत बड़ा सेशन होगा। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए पहला 2 दिन और उसके बाद में 3 और 4 में उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो माता पिता हैं वो भी आ सकते हैं, यानी कि एक तरीके से पूरा जो परिवार है वो वहाँ पर मौजूद हो सकता है और देख सकता है कि किस तरीके से भारत एक नया अध्याय लिख रहा है M&E सेक्टर में और अपने आप को बदलने के लिए और अपने आप को और ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। मुंजाल श्राफ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं फिक्की से। मुंजाल जी, एक और चीज़ अगर समझना चाहूँ मैं आपसे, वेव्स बाजार में आपने पैसे पहले हमको बताया कि कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के लोग भी जो हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, लाइव इवेंट्स के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, भारत और भारत के बाहर भी। शामा जिक्र कर रही थी को प्रोडक्शन की अगर बात करें, एक्सचेंज ऑफ टैलेंट की अगर बात करें, इस लिहाज से अगर देखें तो भारत का टैलेंट और भारत के बाहर किस तरीके से पहुंचे, को प्रोडक्शन पर किस तरीके से काम किया जाए। हमने भारत में ही नहीं, कई बाहर के अलग अलग देशों में फिल्म बाजारों में भी हमने इस बात को रखा, और चाहे वो फ्रांस की बात हो, चाहे अलग अलग देशों की बात हो, को प्रोडक्शन पे हमने काम किया है। ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म खासकर को प्रोडक्शन के लिहाज से, एक्सचेंज ऑफ टैलेंट के लिहाज से होगा? नहीं, ये डेफिनेटली बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। एक तो क्या हो रहा है कि दिस इज अ शो ऑफ स्ट्रेंथ। तो इंडिया की टैलेंट, इंडिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, इंडिया का एक मैसिव ऑडियंस बेस है, तो ये बहुत सारे फैसेट्स है जो इंडिया विल शोकेस एट वेव्स। ठीक है, अब जब आज आपके पास अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी एक टेक अवे रहेगा कि यस, इंडिया इज़ डेफिनेटली अ मेजर प्लेयर और हमको इनके साथ डेफिनेटली जुड़ना चाहिए। एंड आई थिंक एक सबसे आज की तारीख में मीडिया और एंटरटेनमेंट के बिजनेस में को प्रोडक्शन एक बहुत ही वाइटल टूल है फॉर बिजनेस एंड फैसिलिटेशन ऑफ बिजनेस, between two companies, especially from 2 different countries. तो ये मुझे लग रहा है कि वेव्स के चलते हुए उसके बाद मुझे लग रहा है कि जो फिलहाल हमारे पास, आई थिंक वी हैव अबाउट 16 और 17 को प्रोडक्शन ट्रीटीज। मेरा ऐसा मानना है कि वेव्स के बाद काफ़ी सारी अलग अलग कंट्रीज हमको अप्रोच करेगी फॉर न्यू को प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स। There is already discussions underway with a couple of countries which are confidential at this point, I can't share. बट आई थिंक मेरा मानना है कि आपके वेव्स के दौरान आपको कुछ अनाउंसमेंट्स आपके सामने आएगी कि ऑलरेडी कंट्रीज के साथ को प्रोडक्शन ऑलरेडी डिस्कशन में है। तो आई थिंक ये जो है पोस्ट वेव्स ऑल्सो ये डिस्कशंस डेफिनेटली ओपन अप होंगे, वेयर more countries will come forward to sign an MOU and then subsequently a co-production agreement with India.
जी सर, बने रहिएगा हमारे साथ। सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। क्रिएट इंडिया चैलेंज जो चल रहा है उसमें एनिमेशन फिल्म मेकर चैलेंज की अगर बात की जाए तो उसकी आयोजक हैं और बहुत महीनता के साथ, बहुत गहराई से इस वेव समिट से जुड़ी हुई हैं। सरस्वती जी, आपका भी स्वागत करते हैं। ये बताइए कि एनिमेशन के क्षेत्र में भारत ने एक अलग पहचान बनाना अब शुरू कर दी और बना भी ली है। ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी भारत का टैलेंट एनिमेशन के क्षेत्र में एक अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के अंदर जब अलग अलग जगहों पर एनिमेशन के क्षेत्र में जब आप लोग गए, आप लोगों ने देखा चीजों को, तो कितनी संभावनाएं आपको दिखाई दी, भविष्य कितना उज्जवल एनिमेशन के क्षेत्र में आपको दिखाई दिया, और इस वेव समिट ने इस प्लेटफॉर्म को कितनी मजबूती दी है? सरस्वती जी, आपका ऑडियो हमें नहीं मिल पा रहा है, आप अनम्यूट एक बार कर लें अगर आप। मैं कह रही थी नमस्ते, आप सबको मिलकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, और वेव्स के बारे में बात करने के लिए तो और ही मैं खुश हूँ। अभी हम ऑफिस से बाहर निकले और एक मीटिंग कर तो वेव्स जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक छोटा सा जो विजन है, वो सबको जोड़ना, मतलब इकट्ठा करना, सबको एकता में लाना। जैसे एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स है, एनिमे है, कॉमिक्स हैं, वर्चुअल प्रोडक्शन है, AR VR है, तो इन सबको एक जगह पे, म्यूजिक है, तो सबको एक जगह ला रहे हैं हम वेव्स में। तो जो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में से हमारा जो एक चैलेंज है उसका नाम है एनिमेशन फिल्म मेकर्स कंपटीशन। तो उज्जवल तो बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज हमको ऑलमोस्ट 1900 से ज्यादा सबमिशंस आए थे, उसमें से हम 400 लोगों को सेलेक्ट करके ये 9 महीनों में हमने उनको स्किल डेवलपमेंट कराया। ऐसे नहीं कि चलो हम एक कंपटीशन कर रहे हैं, हम उनको मास्टर क्लासेस देकर उनकी कहानी को पॉलिश करवाए हैं। तो उन 400 से 400 लोगों से लेकर अभी 42 पार्टिसिपेंट्स जो फाइनलिस्ट हैं वो अभी बम्बई आ रहे हैं। एट सब कुछ जो है वो मिनिस्ट्री के दम पे चल रहा है। ये मतलब इतना उनके ऊपर जोर है कि भाई ये करो, आप लोग, आप फ्यूचर के क्रिएटर्स हैं। यहाँ तक कि 6 साल के बच्चों से लेकर 80-90 साल के लोगों ने भी ये प्रोजेक्ट्स अपने सबमिट किए हैं, स्टोरीज सबमिट किए हैं। अगर हमारी कहानियों में दम है तो टेक्नोलॉजी उस कहानी को और ऊपर लेकर आता है। तो मैं एज ए राइटर डायरेक्टर भी यही मानती हूँ कि कहानी में दम होना चाहिए। आप जो कुछ भी करें, कहानी सही हो तो वो देखने वाला पूरा विश्व खुल जाता है। बिल्कुल। 5-6 साल में अगर आप देखते हैं तो हम इतने, मतलब एनिमेशन से कोई पसंद नहीं करता था, या ये रील क्या है, ये यूट्यूब क्या है, ऐसे चलते थे। अगर आज यूट्यूब चैनल में आप एक न्यूज रिपोर्ट आया हमारे पास जिसमें कहते हैं कि पूरा विश्व जो है वो कम से कम 2 लाख घंटों का यूट्यूब देखता है। तो ये जो रील बनाना है, ये सब को जो बना रहे हैं बच्चे, ना ही एंटरटेनिंग के काम सीख रहे हैं, वहां पे पढ़ाई भी कर रहे हैं और मैथ्स भी सीख रहे हैं, साइंस भी सीख रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो बाहर आए हैं, वो सिखाते हैं कि भाई मैंने ऐसे फिजिक्स किया है तो आप भी ट्राई करो, केमिस्ट्री ऐसे ट्राई करो। तो ना ही एंटरटेनिंग बट एजुकेशनल भी काफी जबरदस्त ये इस पर काम हो रहा है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा सरस्वती जी, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय खेमेसरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं आसिफा इंडिया के। संजय जी, आपने अपनी बातों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी। आपने कहा था हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, इन तमाम चीज़ों को कंटेंट के जरिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम हमारे टैलेंट के साथ हो रहा है। अभी बहुत अच्छी बात सरस्वती जी ने कही। उन्होंने कहा कि अगर अच्छी कहानियाँ, अच्छी स्क्रिप्ट है और टेक्नोलॉजी उसमें मिल जाती है तो एक नया प्लेटफॉर्म और एक बड़ा फलक जो है वो उसको मिल जाता है। भारत के लिहाज से अगर मैं देखूं, नई जनरेशन के अंदर, युवाओं के अंदर भारत की संस्कृति और विरासत को आगे ले जाने में अपने कंटेंट के जरिए कितनी आप संभावनाएं देख पा रहे हैं? देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ये इतनी अपार संभावनाएं दिखा रहा है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एज ए करियर ऑप्शन की अवेयरनेस बहुत लिमिटेड है। आज ये वेव्स इतना आवश्यक प्लेटफॉर्म था जो आज प्राइम मिनिस्टर ने इसको साकार करने की दिशा में इनिशिएटिव लिया और पूरी की पूरी मिनिस्ट्री इसमें एकजुट होकर जुड़ी हुई है।
तो आज इसके माध्यम से आज यदि लाखों लोगों ने इसमें पंजीकरण कराया और क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के माध्यम से ये चीजें आगे बढ़ रही है, इतनी सारी संस्थाएं एकजुट होकर के काम कर रही है, तो इससे टैलेंट को, क्योंकि देखिए इसमें अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे वाले हैं, आज यदि उनको आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका जो काम है उसको यदि रिकॉग्नाइज करते हैं तो उससे दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो आज यदि छोटे से कोई नॉर्थ ईस्ट से कोई आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई वेस्ट बंगाल के एकदम छोटे से हिस्से से आ रहा है, या कोई अंडमान से आ रहा है, तो आज उन सब के लिए ये एक इतना शानदार मंच तैयार हुआ है। और अभी जैसे हम कई प्रतिभागी ऐसे हैं, देखिए आज जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो यहाँ तक कर रहा है कि सारे फाइनलिस्ट को आना जाना ठहरना सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है जी, ताकि कई लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं सही वो बात है। इस प्रकार के मंच से जिन्होंने मुंबई नहीं हाँ देखी जी, होगी सर, तो कई लोग तो ऐसे हैं जो जिन्होंने talent- मुंबई नहीं देखी होगी, माया नगरी नहीं देखी होगी जिन्होंने। कई लोग, देखिए हमने कई लोगों को फ्लाइट के बारे में बोला तो वो सोच के उन्होंने 4 बार कंफर्म किया कि क्या हम फ्लाइट लेकर के आएंगे, ये हमको सरकार ये सुविधा दे रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही अनुपम प्रयास है। बिल्कुल तो सर, बने यदि रहिएगा सर, सरकार बने रहिएगा, इतने- बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन जैसे लोगों के लिए भी है जिनको एक बड़ा एक्सपोजर मिलने जा रहा है। मुंजाल जी हमारे साथ मौजूद हैं फिक्की से। मुंजाल जी, भारत पवेलियन की अगर मैं आपसे बात करूं सर, इस भारत पवेलियन में क्या कुछ होने जा रहा है? भारत पवेलियन को पूरा किस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है और क्या शोकेस करने की कोशिश इस भारत पवेलियन में होगी जो वहां बनाया गया है? सो आई थिंक जो भारत पवेलियन है उसमें अलग अलग कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट करेंगी, अपनी कंटेंट को प्रेजेंट करेंगी। सो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वाइब्रेंट मार्केट्स ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली इसमें एक हमारे लिए इंडिया का कल्चर प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अ लॉट ऑफ द अदर थिंग्स दैट यू विल गेट टू सी इज दैट ओवरऑल देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज आल्सो हु विल बी प्रेजेंटिंग ओवर देयर। जी, चैतन्य जी हमारे साथ हैं। चैतन्य जी, एक चीज़ और, जब कंटेंट शेयरिंग पर बात आएगी वहाँ पे, टैलेंट शेयरिंग पर बात आएगी वहाँ पर, तब आपको लगता है कि भारत का जो टैलेंट है और जिसको प्रधानमंत्री ने समझा, जिसको भारत की सरकार ने समझा, एक बड़े उसको ढूंढ के निकाल कर भारत की ग्रोथ में एक भागीदार बनाने का जो काम किया जा रहा है, ये 2047 का विजन है प्रधानमंत्री का कि कोई क्षेत्र ऐसा ना छूटे, चाहे वो एंटरटेनमेंट का हो, टैलेंट का हो, जो भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने में जो है वो अछूता ना रहे। सो एब्सोल्युटली, और ये सिंगल इशू या सिंगल फैक्टर से नहीं होता है, ये कंप्लीट ऑलराउंड है। अगर आप वेव्स को भी देख ले तो वेव्स के 3 ब्रॉड पिलर्स हैं। एक तो गवर्नमेंट विल है, जो गवर्नमेंट की इंटेंट है वो दिखती है क्लियरली, वेदर इट इज उन्होंने जो $1 बिलियन कंटेंट क्रिएटर्स फंड अनाउंस किया है या वेव्स इतने ग्रैंड तरीके से कर रहे हैं, तो वो विल देखता है, उसके पीछे लगा हुआ एफर्ट और पैसा भी है। सेकेंड इज वेव जो समिट होता है, ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये दुनिया को हमारे पास लाता है और हमको दुनिया से कनेक्ट करता है, ताकि हम अपने ही साथ अपने में ही अपने ही छोटे से पॉइंट में कंटेंट बनाते एक दूसरे को प्रेज ना करें। वे वी आर एक्चुअली, एबिलिटी है हमारा टू लुक आई टू आई, दुनिया को आंख में आंख मिला के अच्छा कंटेंट बना के दिखाने के लिए। ये दूसरा स्तंभ है। और तीसरा जो सबसे क्रिटिकल है जो वो टैलेंट है, क्योंकि आप कितना भी गवर्नमेंट विल, कितना भी पैसा हो, कितनी भी दुनिया आ जाए, जब तक टैलेंट को हम डिस्कवर, नर्चर और पॉलिश नहीं करते हैं तब तक एक्चुअल कंटेंट नहीं बनता है। और जो टैलेंट पॉलिशिंग है वो आपका हाई स्कूल में होता है, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में होता है, और उसका जो डिस्कवरी है वो ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस के थ्रू होता है। ये 32 चैलेंजेस जो है, तो जब सारे जो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जब एक जगह पे आएंगे तो हमारे यंग फिल्म मेकर जो है वो असीफा और वाणी जी के जो एनिमेटर फाइनलिस्ट है उनका काम देखेंगे, वो हमारे बच्चों का काम देखेंगे, हमारे बच्चे बैंड का देखेंगे, पोस्टर डिजाइन का देखेंगे। सो दे विल एक्चुअली सी बेस्ट ऑफ द क्रिएटिव वर्क ऑफ दैट ईयर।
बिल्कुल। तो उससे उनका जो थिंकिंग है वो अलग लेवल पे जाएगा। बिल्कुल। तो ये इट विल जस्ट कैस्केड, ये पॉजिटिव कैस्केड होगा कि हर साल पहले साल से बेटर रहेगा, बेटर बिल्कुल। रहेगा, बेटर रहेगा। तो बिल्कुल। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। बिल्कुल सर, बने रहिएगा। सरस्वती जी का रुख करेंगे। सरस्वती जी, जूरी को लेकर अगर देखें तो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं। थोड़ा हमें जूरीज के बारे में समझाइए कि जो पूरा बोर्ड रहा, जूरी मेंबर्स रहे, वो किस तरीके से रहे इस पूरी वेव समिट के दौरान, अलग अलग फील्ड्स के रहे, और उन जूरी मेंबर्स को सिलेक्ट करने में सरकार ने, मंत्रालय ने किस तरीके की फोकस किया, किस तरीके के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, ये जो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा जो बड़ा सा वेव्स चल रहा है अभी, इसमें 31 एसोसिएशंस, जैसे हम हैं, संजय जी हैं, चैतन्य जी हैं, फिक्की है, तो हम सभी एसोसिएशंस जुड़े हुए हैं। तो हर एक गवर्नमेंट ने जो किया है वो बहुत ही जबरदस्त जो है, सबसे पूछा कि भाई आपके जो एसोसिएशंस हैं, आप अपने तरीके से बताइए कि कौन नंबर 1 है जूरी में। तो हर एक एसोसिएशन ने बहुत सोच समझकर जो है जूरी को सेलेक्ट किया है, जो भारत से है, विदेशों से है, और इसके लिए जो सपोर्ट हमें मिनिस्ट्री से मिली है, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, पीएमओ सर का ऑफिस का है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, ये सभी लोग अभी जो है वीसास के लिए लेकर होटल रिजर्वेशंस, ट्रैवल, सभी चीजों में इन लोगों ने कहीं पे भी कोई ये नहीं छोड़ा है। सब पे सपोर्ट आगे हमें मिल रहा है। हाँ। और हर दिन हमारे साथ मीटिंग्स होते हैं। तो वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री लेड इवेंट हो, कि मिनिस्ट्री सपोर्टेड, इंडस्ट्री लेड। तो इसमें जो है ना, हम सब इतने उत्सव जैसा बन रहा है ये, मतलब एक बड़ा ही मेला उत्सव का फीलिंग आ जाता है। क्योंकि लिए जैसे चैतन्य जी ने कहा, संजय जी ने कहा, मुंजाल जी ने कहा कि ये जो है बहुत ही छोटा है पर बहुत ही बड़ा है, बड़ा ऐसा है, फीलिंग और छोटा है पर बड़ा है, और एक उत्सवी माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। सरस्वती जी बने रहिएगा। श्यामा का रुख करते हैं। श्यामा, भारत सरकार की, प्रधानमंत्री की मंशा पे एक बार आपसे बात करना चाहूंगा। आपने 75 क्रिएटिव माइंड्स के बारे में भी आपने उस पर बहुत काम किया। आपने भारत के टैलेंट को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, क्रिएटिव माइंड्स पैदा हो और क्रिएटिव माइंड्स को एक प्लेटफॉर्म मिले, उस पर भारत की सरकार ने इस पर बेहद अच्छा काम किया। इंडस्ट्री की डिमांड और जो भारत का टैलेंट है उसके बीच की जो खाई है उसको खत्म करने का काम भी किया। इस मंशा को, इस प्रयासों को लिहाज से अगर देखें तो आप भारत की सरकार के विजन को किस तरफ जाता हुआ देख रही हैं? देखिए आदित्य, सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि जब प्रधानमंत्री बात करते हैं, विजन देते हैं, तो कई सारे विजन जो होते हैं इंटरट्वाइंड होते हैं। अब इस विजन को हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भर भारत से भी जुड़ा हुआ है। सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात कर लें तो जहां पर हम ये चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो भारत में ही बने और साथ ही उसको बनाने वाले भी भारत में हो, चलाने वाले भी भारत में हो, इक्विपमेंट्स भी सारे भारत के हों। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर उसके पीछे एक एम है। वेव्स उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं कि ना सिर्फ भारत के जो रूरल एरियाज से आ रहे हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से जो लोग आ रहे हैं, उनके टैलेंट को नेशनल लेवल तक पर ले जाना है, बल्कि ये ड्रीम, ये विजन ऐसा है कि इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना है और एक ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल मैप पर अपनी छाप हम छोड़ें। अब ये तब होगा जब हम बात करते हैं, एक उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए कि हम रेजोनेट ईडीएम की चैलेंज की बात करते हैं। वहां पर आप किस तरीके से जो भारत के अन्य विभिन्न जो क्षेत्र हैं, विभिन्न राज्य हैं, वहां पर कौन सी म्यूजिक अच्छी चलती है, उस म्यूजिक को आप कैसे ईडीएम में फ्यूजन करके आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। ये एक जरिया है। इसके अलावा जो कॉमिक्स है, रील्स मेकिंग है, ये सारे तरीके हैं कहाँ किस तरीके से हम उसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएं। जब ये हम उस दिशा में बढ़ने लग जाएंगे, उस दिशा में हम काम करने लग जाएंगे, हम जाहिर सी बात है जब 2047 की बात कर रहे हैं हम, जब हम एक डेवलप्ड नेशन होंगे, जब हम ये एक सपना देख रहे हैं, एमएनई इंडस्ट्री है वो काफी बड़ा रोल निभाएगा और ना सिर्फ टैलेंट को उभारने में बल्कि भारत के ओवरऑल जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करने में भी बहुत बड़ा रोल एमएनई इंडस्ट्री निभाएगा। और ये प्रधानमंत्री देख चुके थे और इसीलिए कई सारे
जो प्रयास हैं, कई सारे जो चैलेंजेस हैं, कई सारे समिट्स हैं, उसके थ्रू इस पर्टिकुलर सेक्टर को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। श्यामा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी वेव समिट की रूपरेखा हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुंजाल श्राफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिक्की चेयरमैन AVGC-XR की अगर बात की जाए तो आप हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका फिक्की जो है वो इस वेव समिट में निभा रहा है। संजय खेमेसरा जी हमारे साथ जुड़े, अध्यक्ष आसिफा इंडिया। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ी, एनिमेशन फिल्म मेकर चैलेंज जो चल रहा है उसकी आयोजक आप हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप भी निभा रही हैं। सरस्वती जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंशुमन प्रजापति जी भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े, जूरी मेंबर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक की अगर बात की जाए तो। अंशुमन जी, आपसे भी चर्चा करके हमें समझने की कोशिश की कि किस तरीके से EDM में के क्षेत्र में भारत किस तरीके से काम कर रहा है, टैलेंट किस तरीके से आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। चैतन्य चंचलकर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, यंग फिल्म मेकर चैलेंज जो चल रहा है उसके आयोजक हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप भी इस वेव्स में निभा रहे हैं। चैतन्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंतजार अब कुछ ही दिनों का रह गया है तो जब भारत का जो टैलेंट है, कोने कोने में जो टैलेंट है जिसको सिलेक्ट किया गया है फाइनलिस्ट के तौर पे, वो अब मुंबई पहुंचेगा, माया नगरी पहुंचेगा और वहां सिने जगत से लेकर और अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए और भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, भारत के बाहर के जो लोग हैं वो भी इस पूरी समिट में शामिल हो रहे हैं और एक बड़ा मेला कंटेंट क्रिएटर्स का तो लग ही रहा है, व्यापारिक दृष्टि से देखें तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।